नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल SRM एजुकेट पर। मैं संतोष कटियार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल SRM एजुकेट पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अपने घरों में सभी लोग सुरक्षित रहें। भारत सरकार द्वारा दिए हुए दिशा निर्देशों का पालन करें और इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई को भी सुचारू रूप से आगे चलाते रहें। तो आज अगर बात की जाए तो आज हम बात करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। जी हाँ, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर बात की जाए आगामी भर्ती परीक्षा, चाहे वह जेल वार्डन हो, चाहे वह सीटेट हो, BEO हो या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की बात की जाए या ऑल वनडे एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से अगर इस पॉइंट को देखा जाए तो ये पॉइंट, ये चैप्टर, ये कॉन्सेप्ट अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप जानते हैं, इकोनॉमिकल सेक्टर से किसी भी परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण सेक्टर RBI का होता है। आज के टेस्ट सीरीज में हम ये जानेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना से लेकर अन्य प्रावधान और अन्य क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दें, आप लोग जल्दी से जल्दी ऑनलाइन आ जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। नए स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंच सके। आइए शुरुआत करते हैं। जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर करें और इसी क्रम में हमारा पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से। पहला प्रश्न है हमारा, बैंकों का बैंक इनमें से किसे भारत में कहा जाता है? आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप सभी लोग टेस्ट सीरीज को बहुत ही अच्छे तरीके से दें और सभी लोग जवाब दें। भारतीय रिजर्व बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें कि बैंकों का बैंक के नाम से भारत में कौन सी बैंक जानी जाती है। आइए देखते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। जी हां, बहुत लोगों के सही जवाब भी हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारतीय रिजर्व बैंक। जी हां, अगर बात की जाए बैंकों के बैंक के नाम से अगर किसी भी को जाना जाता है तो वह भारतीय रिजर्व बैंक है। ठीक है, आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? जी हां, बहुत ही अच्छा सवाल है। आपको बताना है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। आइए देखते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। जी हां, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत का केंद्रीय बैंक है। जैसा कि आप जानते हैं, सेंट्रल है आपका, जिसको आप RBI के नाम से भी जानते हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं अपना अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसके पास भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का अधिकार है? जी हां, यहां पर आपको बताना है कि अथॉरिटी किसके पास है कागज के नोट की मुद्रा को छापने की। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भारत सरकार, रिजर्व बैंक, वित्त आयोग। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब दें, इसका सही जवाब क्या होगा। आइए देखते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। जी हां, रिजर्व बैंक। अगर बात की जाए कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का अधिकार, तो भारत में तमाम बैंकों के पास नहीं है। यह अधिकार रिजर्व बैंक के पास सुरक्षित है। यहां पर हमने टॉप 36 क्वेश्चन को शामिल किया है, जो कि परीक्षा दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से आप लोग टेस्ट सीरीज को अंत तक देते रहें, अंत तक जुड़े रहें
उम्मीद करता हूं आज के टेस्ट सीरीज से 1 से 2 प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। आइए चलते हैं और देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1934, 1 जनवरी 1934, 1 जनवरी 1935, 1 अप्रैल 1935। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें आप सभी लोग की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। आइए देखते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1 अप्रैल 1935। इसका सही जवाब है 1 अप्रैल 1935। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपका। बैंकिंग अधिनियम 1949, आरबीआई अधिनियम 1934, बैंकिंग अधिनियम 1969, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें आप जितने भी लोग ऑनलाइन हैं इस समय। आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जी हां, आरबीआई अधिनियम 1934 इसका सही जवाब है। अगर बात की जाए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की, तो यह स्थापना आरबीआई अधिनियम 1934 के अंतर्गत हुई थी। दोस्तों, आप देख रहे हैं एसआरएम एजुकेट ऑनलाइन यूट्यूब चैनल की तरफ से भारतीय रिजर्व बैंक का टेस्ट सीरीज मेरे द्वारा। अंत तक जुड़े रहें, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप देखेंगे। आइए चलते हैं, देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? 1934, 1935, 1949, 1950। अपने आप में अगर देखा जाए तो यह राष्ट्रीयकरण का प्रश्न अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जल्दी से प्रत्येक स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में जवाब दें इसका कि इसका सही जवाब क्या होगा। आइए देखते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जी हां। अगर बात की जाए 1949 की, तो 1949 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आइए चलते हैं और देखते हैं अपना अगला प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न है, आरबीआई की स्थापना का सुझाव 1920 में किस आयोग के द्वारा दिया गया था? नरसिम्हन आयोग, हंग टिल्टन आयोग, सेडलर आयोग, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि आरबीआई की स्थापना का सुझाव। आइए देखते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जी हां। अगर बात की जाए हंग टिल्टन आयोग की, तो इसने सुझाव दिया था 1920 में कि आरबीआई की स्थापना की जाए। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आइए चलते हैं और देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आरबीआई का मुख्यालय कहां स्थित है? बहुत ही सरल और बहुत ही कहा जाए तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें आप लोग। आइए देखते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जी हां। अगर बात की जाए आरबीआई के मुख्यालय की, तो यह है मुंबई में स्थित है। कहां पर है? मुंबई में। जो भी लोग अभी ऑनलाइन आए हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नए स्टूडेंट जरूर सब्सक्राइब करें और हां, शेयर करना ना भूलें। आप लोग से बस एक ही गुजारिश रहती है, हम आपके लिए अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपसे मात्र एक उम्मीद, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि हमारा चैनल, ये आपका चैनल, ऊंचाइयां छू सके। आइए चलते हैं और देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आरबीआई के निदेशक मंडल में कौन शामिल होते हैं? सरकारी निदेशक, गैर सरकारी निदेशक, दोनों, कोई नहीं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा। आइए देखते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जी हां। अगर बात की जाए आरबीआई के निदेशक मंडल की, तो यहां पर सरकारी निदेशक और गैर सरकारी निदेशक
दोनों को शामिल किया गया है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। आइए चलते हैं, देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, आरबीआई के सरकारी निदेशक मंडल में गवर्नर सहित कितने सदस्य होते हैं? आपको बताना है 2, 3, 4, 5। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें आप लोग। आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। तो अगर बात की जाए आरबीआई के सरकारी निदेशक मंडल में गवर्नर सहित अगर सदस्य पूछे जाएं तो आपको बताना है 5। जी हां, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। आइए चलते हैं और देखते हैं अपना 11वां प्रश्न। आरबीआई के सरकारी निदेशक मंडल अर्थात बात की जाए गवर्नर और उप गवर्नर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं आपकी उप गवर्नर और गवर्नर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। आइए देखते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। जी हां, 4 वर्ष। 4 वर्ष इसका सही जवाब है। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा, आरबीआई के गैर सरकारी निदेशक मंडल में निम्न में से कौन शामिल होते हैं? 10 सरकार द्वारा नामित सदस्य, 2 भारत सरकार के अधिकारी, 4 क्षेत्रीय गवर्नर या उपरोक्त सभी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप जवाब दें। आइए देखते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। जी हां, उपरोक्त सभी। अगर बात की जाए गैर सरकारी निदेशक मंडल की तो यहां पर 10 सरकार द्वारा नामित सदस्य, 2 भारत सरकार के अधिकारी, 4 क्षेत्रीय गवर्नर, इन सभी को मिलाकर एक गैर सरकारी निदेशक मंडल की स्थापना होती है। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? जल्दी से जवाब दें आप लोग। जी हां, जल्दी से जवाब दें। उर्जित पटेल, ओसबर्न स्मिथ, हंग, टिल्टन, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है आरबीआई के प्रथम गवर्नर। आइए देखते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। जी हां, ऑप्शन बी की अगर बात की जाए तो ओसबर्न स्मिथ, ये वे व्यक्ति थे जिनको भारत के प्रथम गवर्नर आरबीआई बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। आइए चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय मूल के गवर्नर कौन थे? ओसबर्न स्मिथ, सी राजगोपालाचारी, एल के झा, सी डी देशमुख। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं आप लोग, भारतीय मूल के पहले गवर्नर कौन थे? आइए देखते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। जी हां, सी डी देशमुख की अगर बात की जाए तो ये भारतीय मूल के पहले भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर बने। दोस्तों, कैसा लग रहा है आपको ये टेस्ट सीरीज? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं, और हां, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, खूब दबा के शेयर करें ताकि ये चैनल, ये वीडियो बहुत हद तक, बहुत ज्यादा से ज्यादा संख्या में प्रसारित हो सके। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, आरबीआई का लेखा वर्ष कब से कब तक होता है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 जुलाई से 30 जून, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 फरवरी से 31 जनवरी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? आइए देखते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। जी हां, अगर मित्रों बात की जाए आरबीआई का लेखा वर्ष तो ये 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आइए देखते हैं 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से, सरकार का वित्तीय वर्ष कब से कब तक का होता है? जी हां, वहां पर आपसे पूछा गया था बैंक का, और यहां से आपसे पूछा जा रहा है सरकार का। 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 जुलाई से 30 जून, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, इनमें से कोई नहीं।
जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें दोस्तों, जितने भी लोग ऑनलाइन हैं इस समय। आइए देखते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। जी हां, अगर बात की जाए सरकार का वित्तीय वर्ष तो ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न, मौद्रिक व साख नीतियों के द्वारा वित्तीय व्यवस्था का प्रबंधन करना निम्न में से किसका मुख्य कार्य है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। सरकार, वित्त मंत्री, विश्व बैंक, आरबीआई। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें। आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। जी हां, अगर बात की जाए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तो इसका मुख्य कार्य है कि वित्तीय व्यवस्था का प्रबंधन करना। आइए देखते हैं अपना 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से कि निम्नलिखित में से कौन से आरबीआई के कार्य हैं? जी हां, यहां पर आपको बताना है साख और मौद्रिक नीति का संचालन, बैंकों का विनियमन, भारत सरकार का परामर्शदाता या उपरोक्त सभी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें कि आरबीआई के कार्य हैं। आइए देखते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। जी हां, अगर बात की जाए साख और मौद्रिक नीति, बैंकों का विनियमन, भारत सरकार का परामर्शदाता, ये सभी कार्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के होते हैं। आइए देखते हैं अपना 19वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से, निम्नलिखित में से कौन आरबीआई का कार्य नहीं है? जी हां, जल्दी से बताइए। बैंकों का बैंक क्रेडिट नियंत्रण, विदेशी मुद्रा को रखने वाला, कृषि विकास के लिए किसानों को प्रत्यक्ष रूप से धन आवंटित करना। जल्दी से बताएं, आरबीआई का कार्य नहीं है। आइए देखते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। जी हां, अगर बात की जाए कृषि विकास के लिए किसानों को प्रत्यक्ष डायरेक्ट रूप से धन आवंटित करना, यह काम आरबीआई का नहीं बल्कि यह काम अन्य बैंकों का है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। आइए चलते हैं और देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, प्रधानमंत्री कार्यालय या ऑप्शन डी नाबार्ड। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें आप लोग। आइए देखते हैं, अगर बात की जाए सिक्कों की ढलाई का काम तो ये काम किया जाता है वित्त मंत्रालय द्वारा। जी हां, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। वित्त मंत्रालय द्वारा सिक्कों की ढलाई का काम किया जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको कैसा लग रहा है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। ये टेस्ट सीरीज कैसी लग रही है आपको, कमेंट बॉक्स में बताइए। जल्दी से लिखिए, बहुत सारे थंबनेल भेजिए ताकि हमारा उत्साह लगातार बरकरार रहे और हम आपको एक सर्वोत्तम और उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर सकें। आइए चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम आरबीआई को बैंकों पर नियंत्रण करने की शक्ति प्रदान करता है? जी हां, कंपनी अधिनियम 1956, लोक ऋण अधिनियम 1944, भारतीय सिक्का अधिनियम 1906, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें इसका आप लोग। आइए देखते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। जी हां, कंपनी अधिनियम 1956 इसका सही जवाब है। नियंत्रण करने की शक्ति प्रदान करता है आरबीआई को यह अधिनियम। आइए देखते हैं अगला सवाल और अगला प्रश्न, एक बैंक को किस अधिनियम के अंतर्गत भुगतान बैंक के रूप में लाइसेंस प्राप्त होता है? भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, कंपनी अधिनियम 2013, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें आप लोग। आइए देखते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। जी हां, अगर बात की जाए
लाइसेंस प्राप्त करने की अथॉरिटी जो दी गई, ये बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 के अंतर्गत दी गई। सही जवाब है ऑप्शन सी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आरबीआई बाजार में तरलता प्रबंधन निम्नलिखित में से किस प्रकार से करता है? केवल मात्रात्मक, केवल गुणात्मक, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें कि बाजार में तरलता प्रबंधन किस प्रकार से किया जाता है। आइए देखते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। जी हां, अगर बात की जाए तरलता प्रबंधन की तो यह मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक प्रकार का भी होता है, इसलिए यहां पर ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आइए चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आरबीआई के गुणात्मक उपायों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? सीमांत आवश्यकता, बैंकों को दिशा निर्देश जारी करना, उपभोक्ता साख नियंत्रण, प्रतिवर्ती रेपो दर। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें आप लोग। आइए देखते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रतिवर्ती रेपो दर। जी हां, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आइए चलते हैं, अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से, आरबीआई के मात्रात्मक उपायों में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें। सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, उपरोक्त सभी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें आप लोग। आइए देखते हैं, सही जवाब है उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। जी हां, अगर बात की जाए मात्रात्मक उपायों में तो ये सीआरआर, एसएलआर और बैंक रेट सारी की सारी चीजें शामिल होती हैं। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मौद्रिक नीति के बनाने में प्रयोग नहीं किया जाता है? नगद, आरक्षित अनुपात, रेपो दर, बैंक दर, ब्लू चिप। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें, मौद्रिक नीति के बनाने में प्रयोग नहीं किया जाने वाला शब्द कौन सा है? आइए देखते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ब्लू चिप। जी हां, यह शब्द मौद्रिक नीति बनाने में प्रयोग नहीं किया जाता है। आइए चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये टेस्ट सीरीज आप तक पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश की गई। अगर आप ये 36 के 36 प्रश्न अपने आप में आत्मसार करते हैं तो उम्मीद करता हूं कि इस सेक्टर से पूछे जाने वाला प्रश्न आप कर सकेंगे। आइए देखते हैं, इनमें से कौन सा बैंक दर का फैसला करता है? यस बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, इलाहाबाद बैंक, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें आप लोग। आइए देखते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक। अगर बात की जाए बैंक दर का फैसला करने वाला बैंक भारतीय रिजर्व बैंक होगा। आइए चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति ने बैंकों के विलय की सिफारिश की थी? अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जैसा कि आप देख रहे हैं, बैंकों का विलय किया गया था, तो आपको बताना है नरसिम्हन समिति 1997, बीएन श्री कृष्ण समिति 2011, एमवी नायर पैनल 2012, नायक समिति 2014। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें आप लोग। आइए देखते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। जी हां, अगर बात की जाए बैंकों के विलय की सिफारिश करने वाली जो समिति थी, जो कमिटी थी, यह नरसिम्हन समिति 1997 में बनी थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, मौद्रिक नीति के निर्धारण के लिए उर्जित पटेल समिति की स्थापना किस वर्ष की गई थी? उर्जित पटेल समिति की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 2011, 12, 13, 14। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें आप लोग।
आइए देखते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 2013। जी हां, ऑप्शन सी 2013 इसका सही जवाब है। चलते हैं, देखते हैं तीसवां प्रश्न। तीसवां प्रश्न कुछ इस प्रकार से, उर्जित पटेल समिति के मुख्य सिफारिश एक निम्न में से कौन सी थी? मुद्रास्फीति निर्धारण के स्थान पर सीपीआई के द्वारा मुद्रास्फीति 2 से 6 के बीच रखने का लक्ष्य, मौद्रिक नीति समिति की अनुशंसा या उपरोक्त सभी। आपको बताना है उर्जित पटेल समिति की मुख्य सिफारिश क्या थी। तो अगर बात की जाए इसके सही जवाब की, तो यहां पर इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जी हां, अगर बात की जाए ए बी सी, तो तीनों ही प्रकार की सिफारिश इस समिति द्वारा की गई थी। आइए चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत में किस स्थान पर बैंक नोट प्रेस स्थित है? बहुत ही सरल जवाब सवाल है ये आपका, जल्दी से जवाब दें सभी लोग। मुंबई, देवास, नासिक, नोएडा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें। जी हां, बिल्कुल सही। आइए देखते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, देवास। जी हां, अगर बात की जाए बैंक नोट प्रेस स्थित है, तो ये देवास में स्थित है। आइए चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वह ब्याज की दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपनी लघु अवधि की ऋण जरूरतों को पूरा करने के लिए आरबीआई से धन उधार लेते हैं को किस नाम से जाना जाता है? उपमूल आधार दर, मूल उधार दर, साविधिक उधार दर, बैंक दर। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें आप लोग। आइए देखते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बैंक दर। जी हां, बैंक दर इसका सही जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, किस अधिनियमों के अंतर्गत एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी पंजीकृत होती है? बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949, कंपनी अधिनियम 1956, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, कंपनी अधिनियम 2013। आइए देखते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कंपनी अधिनियम 1956। जी हां, कंपनी अधिनियम 1956 इसका सही जवाब है। आइए चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। कितनी भाषाओं में नोट के मूल्य का उल्लेख भारतीय रुपए के नोट पर होता है? आपको भाषा बतानी है। 13 भाषा, 22 भाषा, 33 भाषा, 15 भाषा। आइए देखते हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें आप लोग। आइए देखते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 15 भाषा। जी हां, नोट पे 15 भाषाओं में नोट के मूल्य का उल्लेख होता है। आइए देखते हैं अपना आज का सेकंड लास्ट प्रश्न। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए 10 रुपए के नोट का रंग क्या है? चॉकलेट ब्राउन, लाइट ऑरेंज, डार्क पीला, ब्लैकिश ग्रे। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें। आइए देखते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। जी हां, चॉकलेट ब्राउन, जैसा कि आप जानते भी होंगे। आइए चलते हैं, देखते हैं आज का अपना अंतिम प्रश्न कुछ इस प्रकार से। भारतीय रिजर्व बैंक ने महात्मा गांधी की नई सीरीज के तहत 10 रुपए के नोट जारी किए। इन नोट पर किसकी प्रतिलिपि है? सूर्य मंदिर कोणार्क, स्वर्ण मंदिर अमृतसर, लोटस मंदिर नई दिल्ली, सांची स्तूप मध्य प्रदेश। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें आप लोग। आइए देखते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। जी हां, सूर्य मंदिर कोणार्क इसका सही जवाब है। तो ये था मित्रों आज का बहुत ही कहा जाए तो अपने आप में महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज। चाहे आपको एक बार देखना पड़े वीडियो, चाहे आपको 2 बार देखना पड़े, चाहे आपको 3 बार देखना पड़े, 2 से 3 बार में आप इस वीडियो को कंठस्थ कर लें, आत्मसार कर लें, क्योंकि यहां से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो?
जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। और हाँ, मेरे द्वारा करेंट अफेयर बैक ईयर 6 मंथ की सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें 3 पार्ट करवाए जा चुके हैं, जो कि आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, करेंट अफेयर विथ संतोष कटियार। और जल्दी से जल्दी आप उसको देखिए और अपने आप को तैयार रखिए आगामी परीक्षा के लिए। मिलता हूं अगले वीडियो, अगले टेस्ट सीरीज के साथ। जब तक के लिए मैं संतोष कटियार, नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राधे कृष्ण।